नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम मॉड्यूल 522 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें खंड 2 में बच्चे कैसे सीखते हैं के अंतर्गत आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम का सहजीकरण। सहजीकरण से यहाँ से सह से मतलब होता है साथ, जीकरण यहाँ से मतलब है जीवंत कर देना या आसान कर देना। यहाँ पर अगर आप समझें किसी भी कार्य को आसान कर देना, अधिगम यहाँ पर हो रहा है मतलब सीखने को, तो सीखने को आसान कर देना। ठीक है, तो जैसे आप बच्चों को बता रहे हैं कि फूल या किसी भी पौधे के बारे में बता रहे हैं, अब क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, अगर अध्यापक के रूप में अगर आप उसी बच्चे को विद्यालय में अगर मान लीजिए गार्डन है उसी फूल के पास डायरेक्ट लेकर चले गए, देखो बेटा यही फूल है, मान लीजिए आप उसको कनेर के फूल के बारे में कुछ बता रहे हैं या गुड़हल के फूल के बारे में बता रहे हैं, जब आप उसको डायरेक्टली उस पौधे के पास लेकर चले गए तो अब पहले भी अधिगम हो रहा था, लेकिन जब आप उसको डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच गए आप उस बच्चे को लेकर और उसको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, देखो हम चलो बगीचे में चलते हैं और यहाँ पर फूलों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अब आपने अधिगम का सहजीकरण कर दिया, अधिगम की प्रक्रिया को आसान कर दिया। लेकिन यहाँ हमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखना है इस टॉपिक को। यहाँ पर बच्चा घर में, विद्यालय में, समुदाय में और प्रकृति में किस प्रकार से अधिगम करता है, हमें यही सीखना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि बच्चा घर में किस प्रकार से सीखता है। बच्चे के सीखने की शुरुआत घर से ही होती है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी माँ से सीखना शुरू करता है, तो माँ ही उसकी सबसे पहली गुरु होती है। आइए इसको हम पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। बच्चों के सीखने की शुरुआत घर से ही होती है। घर ही पहला वातावरण होता है जहाँ बच्चा अपने पहले शब्द, व्यवहार, मूल्य और सोचने का तरीका सीखता है। अगर बच्चे के माता पिता रोज झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो उन्हीं के व्यवहार को बच्चा भी फॉलो करेगा, बच्चा भी झगड़ा करेगा, आसपास के बच्चों से जाकर झगड़ा करने लगेगा, क्योंकि उसका परिवार उस प्रकार से है, उसके नैतिक मूल्य उसी प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस चीज से बच्चे का सोचने का तरीका बहुत कुछ सीखता है ना। यही कारण है कि घर को पहला विद्यालय कहा जाता है, क्योंकि औपचारिक रूप से उसके अध्ययन की शुरुआत जब वह कक्षा 1 में विद्यालय में जाता है तब होती है, लेकिन उसके पहले ही वह अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया में लग जाता है और सबसे पहले वह परिवार में ही लगता है। इसलिए परिवार ही उस बच्चे का पहला विद्यालय कहा जाता है ना। अब हम आगे देखते हैं, घर और पारिवारिक वातावरण जो है बच्चे का पहला सीखने का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। घर वह स्थान है जहाँ बच्चा सबसे पहले देखता है, सुनता है, अनुकरण करता है। अपनी माँ को देखता है, माँ का अनुसरण करता है। पिताजी को देखता है कि खाना खाने के बाद हाथ धो रहे हैं, तो वह भी अपने स्वयं खाना खाने के बाद हाथ धोता है। माताजी को रोटी बनाते हुए देखता है या देखती है बच्ची, तो वह भी उनका अनुसरण करती है, उनके हाथ बताने का प्रयास करती है। हालांकि वो बहुत छोटी बच्ची रहती है, फिर भी वह मदद करने का प्रयास करती है, अधिगम करती है। एक बच्चा अपनी माँ को नमस्ते करते हुए देखता है तो वही व्यवहार अपनाता है। आपने देखा, अगर आप बच्चे को डांटते हैं या माँ पिताजी डांटते हैं तो बच्चा भी आपका अनुकरण करके वो बच्चा भी आपको डांटता है। आपने देखा होगा 1 साल 2 साल के बच्चे ऐसा इस प्रकार से अनुकरण करते हैं, अधिगम करते हैं। पिता को काम के बाद हाथ धोते हुए देखता है तो स्वच्छता की आदत सीखता है। नानी अगर उसकी कहानी सुनाती हैं या दादी कहानी सुनाती हैं और उसके बाद ये सीख देती है कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, तो ये नैतिक सीख भी बच्चा अपने घर से पाता है ना। अपनी दादी से कहता है कि कहानी सुनाइए, दादा से, नाना से, तो कहानी सीखता है, सुनता है, समझता है, अपने विचार रखना सीखता है। जब दादी पूछती है बताओ कोई भी कहानी सुनाने के बाद कि तुम किससे सहमत है, तुम्हें कौन अच्छा लगा, तो बच्चा अपना विचार भी रखता है। इस प्रकार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा विद्यालय में ही सीखता है, उसके पहले ही बच्चा इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। यह अपने अनुभव के आधार पर उस बच्चे का अधिगम होता है। अब जो उसका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा जिस परिवार में रहता है उस परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत कुछ डिसाइड करती है। जैसे आप एक सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर परिवार से हैं, उनके पिताजी मजदूर हैं और उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। वहीं कुछ और हैं जो थोड़ा समाज में उच्च वर्ग में है, मतलब कि आर्थिक रूप से मजबूत बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। वे आर्थिक रूप से मजबूत होने के नाते वे क्या करते हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस खराब हो जाता है। ऐसी धारणा आपने समाज में देखी होगी, लोगों के बीच आम है कि जो गरीब है वही अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजता है। ऐसी धारणा है ना। लोग कहते हैं सरकारी में कौन, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको सामने दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार से जो सामाजिक पृष्ठभूमि है यह भी बहुत कुछ बच्चे के अधिगम में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हर परिवार की अपनी भाषा होती है, संस्कृति होती है
परंपराएं होती हैं और रीति रिवाज होते हैं, और इन्हीं से बच्चे की सोच, व्यवहार और सीखने की दिशा भी तय होती है। जैसे घर में अगर भोजपुरी बोली जाती है तो बच्चा सबसे पहले भोजपुरी में बोलता है। उसी प्रकार घर में अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, त्यौहार मनाया जाता है, तो वह बच्चा संस्कार सीखता है, आस्था सीखता है। अपनी माँ को पूजा करते हुए देखता है, घंटी बजाते हुए देखता है, तो बच्चा भी उस चीज़ को सीखता है। या अपने पिताजी को अगर वह कोई काम करते हुए देखता है, मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखता है, तो फिर वह भी उसी तरह से बर्तन बनाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं जो उसके परिवार की पृष्ठभूमि है उसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से। जिस परिवार में महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं तो वहां बच्चा लैंगिक समानता को स्वाभाविक रूप से सीखता है, क्योंकि वहां पर लैंगिक समानता है, माता पिता को समान अधिकार है। तो ऐसे में बच्चे में भी इसी प्रकार से समानता का अधिकार या समानता की जो भाव है वो रहती है। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चे के मानसिक विकास, भाषा विकास और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं घर में जो सीखने की प्रक्रिया है उसका सहजीकरण किस प्रकार से होता है। घर में अधिगम का सहजीकरण, यानी अगर घर में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना है तो इसके लिए माता पिता, परिवार का बहुत एक्टिव होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं वे बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। जब आप घर जाते हैं तो उनके गार्जियन, अभिभावक को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा विद्यालय जा रहा है नहीं जा रहा है। फिर आप अपने मन में सोचते हैं कि गार्जियन एक्टिव नहीं है। तो यही तो बात है ना कि अब उस बच्चे की सीखने की प्रक्रिया जो आसान घर कर सकता था, यानी उस बच्चे को सिर्फ प्रॉपर तरीके से विद्यालय भेजता, ये भी काम घर वाले नहीं करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। उसकी और भी कई समस्या होती हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि पिताजी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हों तो वो अपने साथ बच्चे को काम पर कहीं लेकर चले जाते हैं, छोटे मोटे काम भी बच्चे करते हैं। हो सकता है खेती के काम में लगा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परिवार की यह नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी काम करना हो। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाना शिक्षा मूल अधिकार है, ऐसे में अभिभावक की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को भेजें। लेकिन जब आप देखते हैं विद्यालयों में बच्चे नहीं आते हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसमें परिवार ही हो जाता है, माता पिता ही उसके जिम्मेदार है। जब बच्चा विद्यालय ही नहीं आएगा तो बच्चा, बताइए, शिक्षक कैसे उस बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो ये जो अधिगम के सहजीकरण होने की प्रक्रिया घर कर सकता था वो नहीं करता है, और इसी कारण से जो बच्चे हैं वे पिछड़ जाते हैं। तो घर में अधिगम केवल संयोग से नहीं होता, बल्कि माता पिता व परिवार यदि सजग हैं। एक और ऐसा भी परिवार हो सकता है कि स्कूल से क्या काम मिला, घर जाएगा बच्चा तो उसकी कॉपी देखी जाएगी अभिभावक के द्वारा, माता पिता के द्वारा। क्या काम मिला है, हिंदी में क्या काम मिला, इंग्लिश में क्या, बच्चे अभिभावक बाकायदा कराते हैं। कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं बच्चे के लिए होम ट्यूशन भी लगा देते हैं, तो बच्चा और तेजी से पढ़ता है। तो आपने क्या समझा, आप तो ये साधारण सी चीज समझ रहे हैं कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में परिवार कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है सीखने को व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक बनाना। बच्चे तभी गहराई से सीखते हैं जब सीखना उनके जीवन और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। उसमें परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए माता जी ने कहा कि बेटा 3 गिलास लाओ दूध, तो अब बच्चा आप काउंट कर रहा है, 1 गिलास लेकर आ रहा है, फिर 2 गिलास लेकर आ रहा है, फिर तीसरा गिलास लेकर आ रहा है। तो बच्चे ने 3 की अवधारणा समझी। बच्चा है, उसमें उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, तो माता पिता उसको बता रहे देखो ये बड़ा भाई है, छोटा भाई। तो बड़ा और छोटा की अवधारणा बच्चे ने घर में सीखी। बड़े को भैया बोलता है, छोटे को बाबू बोलता है। तो उसने बड़े और छोटे में ये क्या है, ये सब उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके संस्कृति से, उसके अनुभव से जुड़ा हुआ है। वो पिताजी को किसी को नमस्ते कहते हुए बोलता है तो उसको भी देखता है, सीखता है, वो स्वयं भी नमस्ते बोलता है। तो कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रासंगिक है। जो उसके अगल बगल है, जो वो अनुभव कर रहा है, उसके माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे तभी गहराई सीखते हैं जब सीखना उनके जीवन और संस्कृति से जुड़ा हुआ। अगर घर में प्रयोग होने वाली भाषा, भोजन, कहानियां या खेल उनकी रोजमर्रा की संस्कृति से मेल खाते हैं तो वे आसानी से सीखते हैं। जैसे बच्चा अगर गांव में रहता है तो खेती बाड़ी के उदाहरण से गणित या विज्ञान सिखाना अधिक प्रभावी होता है। जैसे एक खेत में 4 कतार में आम के पेड़ हैं तो हर कतार में 5 पेड़ हैं, बताना है कुल कितने हुए। तो इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया को परिवार आसान कर सकता है। इन सब के बावजूद घर में अधिगम की प्रक्रिया आसान नहीं होती। एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते हुए आपने स्वयं भी यह अनुभव किया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो विद्यालय नहीं आ पाते उनका एक प्रमुख कारण उनका घर का पारिवारिक माहौल ही है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, सभी माता पिता अपने बच्चे के प्रति, पढ़ाई के प्रति उसके समर्पित नहीं होते। कुछ माता पिता एक्टिव रहते हैं, वे अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भी भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता भी होते हैं जिन्हें अपने बच्चे के सीखने से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पर चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, जैसे कई बार संसाधनों की कमी,
यानी आप जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ पर बड़ी संख्या में गरीब हैं। तो उन बच्चों के पास या उस परिवार के पास संसाधन नहीं रहते हैं, बिजली नहीं रहती है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो जब भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप देखे होंगे शहरी क्षेत्रों में बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में बच्चे मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं या किताबें तक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार के द्वारा किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार के द्वारा कक्षा कक्ष वातावरण इतना बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी बच्चे कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको आसान कर सकें। लेकिन चैलेंज हमारे सामने बड़ा है। इसलिए यह कहा जा सकता कि संसाधनों की कमी की वजह से या संवाद की कमी, यानी माता पिता से कुछ बच्चों का संवाद नहीं हो पाता। कुछ माता पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं, वे बच्चे के प्रति बच्चे से बातचीत नहीं करते हैं। इस वजह से भी बच्चे में अधिगम की कमी रह जाती है। माता पिता की व्यस्तता भी होती है, कहीं कहीं माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं तो वे बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर असर डालती हैं। जैसा हमने चर्चा किया कि गरीब परिवार में किताबें या इंटरनेट का नहीं होना बच्चे को सीमित अनुभव देता है। माता पिता यदि बच्चों से बात न करें या पढ़ाई में रुचि न लें तो बच्चा प्रेरणा खो देता है, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे, आप गांव में विजिट किए होंगे, कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं आते, जब उनके घर पर जाते हैं तो उनके पिताजी काम पर रहते हैं और कभी कभी माताजी भी कहीं बाहर चली जाती हैं तो बच्चा घर देख रहा होता है, या जो बच्चा है वो बकरी चराने चला जाता है। तो क्यों? उसके पास प्रेरणा नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि मैं पढ़ूंगा। तो आप शिक्षक के रूप में कहेंगे कि बच्चे अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बड़े होकर कुछ बनोगे। तो आप उस बच्चे को क्या दे रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। जो मोटिवेशन उसको उससे परिवार से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो आप देते हैं और बच्चे को विद्यालय लाने का प्रयास करते हैं। अगर परिवार में हिंसा हो रहा है, तनावपूर्ण माहौल है, तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इसका अगर माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, पिताजी रोज शराब पी कर आ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं सब, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इससे भी बच्चा भयग्रस्त होगा और सही ढंग से सीख नहीं पाता। इसलिए आवश्यक है कि घर का वातावरण सुरक्षित हो, प्रेरक हो और संवादपूर्ण हो। बच्चे को परिवार, माता पिता से, दादा दादी से बातचीत करना चाहिए। मतलब कि इसमें मुख्य रूप से भूमिका परिवार की है। बच्चा बेचारा क्या करेगा जब माता पिता बात ही नहीं करें, माता पिता उसको नानी के यहाँ छोड़ दिए, 4 महीना 5 महीना पूछ ही नहीं रहे हैं, तो बच्चा बेचारा क्या करेगा? सारांश इसका हम कंक्लूजन कह सकते हैं, घर में अधिगम बच्चे का सर्वांगीण विकास की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वहीं से फिर उसके सीखने की शुरुआत होती है ना, माता पिता से ही। इसलिए माता पिता की भूमिका और परिवार जनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें सकारात्मक संवाद करना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव होना चाहिए और सहयोगी माहौल देना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास हो, जिज्ञासु बच्चा हो और संवेदनशील बने। घर न केवल भाषा और व्यवहार सिखाता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय में अधिगम किस प्रकार से होता है। अभी तक बच्चा परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वह विद्यालय में प्रवेश लेता है और अपने जैसे अन्य बच्चों के साथ समूह में बैठता है, बातचीत करता है, संवाद करता है, तो उसके जो अधिगम की प्रक्रिया थी वह थोड़ी तीव्र हो जाती है। जैसे अभी तक वह अपने माता पिता परिवार तक सीमित था, अब वह अध्यापक और स्कूल, अपने क्लास में अपने जैसे बच्चों के साथ और स्कूल तक धीरे धीरे उसका जो दायरा है सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, और जो ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है तो बातचीत हो रहा है, जो भाषा का विकास हो रहा है, इन सब का बढ़ जाता है ना। तो विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चा अपने परिवार समुदाय से बाहर आकर व्यवस्थित रूप से नियोजित और सामूहिक रूप से सीखना प्रारंभ करता है। यह केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता, विद्यालय में आकर बातचीत कर रहा है, सामाजिक उसका अपने जैसे अन्य बच्चों के साथ मिलकर दोस्ती कर रहा है ना, झगड़ा भी कर रहा है ना। तो सामाजिकरण भी हो रहा है, सामाजिक व्यवहार सीख रहा है, संवाद कर रहा है, आपस में बच्चे बातचीत करते हैं, निर्णय क्षमता उसकी होती है, मतलब कि बढ़ती है। जैसे अगर उसके दोस्त का पेंसिल नहीं है या घर भूल गया तो बेचारा अपना पेंसिल उसको दे देता है लिखने के लिए। तो निर्णय क्षमता है, पहचान का भी विकास होता है, आपस में बच्चे पहचान करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ऐसे आपस में बातचीत करते हैं। तो वे एक दूसरे का पहचान भी बच्चे करते हैं। इस प्रकार से विद्यालय में आने पर अधिगम की प्रक्रिया थोड़ी तेज
जब बच्चा कमरे में आता है और शिक्षक के द्वारा उसे गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 पूरा लिख कर बकायदा, तो ये औपचारिक शिक्षा की उसकी शुरुआत होती है। आप उसकी कॉपी ले रहे हैं और उसकी कॉपी पर काम दे रहे हैं, और बच्चा अब जो शिक्षा की शुरुआत कर रहा है, जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, यही होती है औपचारिक। तो अभी तक शायद माता पिता या परिवार में उसे अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी। अब विद्यालय में आकर बच्चा, जब आपस में शिक्षक बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, जैसे आपने कहा कि तुम्हारे पास 4 रुपए है, 2 रुपए तुमने खर्च कर दिए, कितने बचे, तो इस प्रकार से जोड़ घटाव की कहानी सुनकर आपस में बच्चे बातचीत करते हैं, और ये औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है। स्कूल की सभा में भाग लेकर बच्चा अनुशासन, नेतृत्व और सामूहिकता सीखता है। आपने देखा होगा, आपने कहा कि सभी लोग लाइन लगाओ, तो भले ही वो एक का ही बच्चा क्यों ना हो, अपने ग्रुप के बच्चों को देखता है और लाइन लगा लेता है, क्योंकि उसके अंदर सामाजिकरण, समूहीकरण की भावना है। अब एक का बच्चा 5 में नहीं खड़ा होकर लाइन लगाता है, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो उसके अंदर अनुशासन है, नेतृत्व है और सामूहिकता भी है। आपने कहा कि चलो प्रेयर कराओ, तो अगर मान लीजिए आप अपने विद्यालय में डे वाइज अगर करा रहे हैं, मतलब किसी एक निर्धारित दिन पर किसी एक कक्षा को, तो 5 के बच्चे, लड़कियां या बच्चे, लड़के जो भी हैं, वे अपना ग्रुप के साथ आएंगे, फिर अगले दिन वे आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वे अपने, उनका एक नेतृत्व करता होगा। 3 बच्चियां 4 बच्चियां प्रेयर करने आती हैं, तो वे नेतृत्व करते हैं सामूहिक, इसको कहते हैं सामूहिक रूप से। जैसे 3 4 बच्चे एक साथ आते हैं, प्रेयर करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से वे सारी चीज़ों को सामूहिकता के रूप में सीखते हैं। खेल कूद है, समूह गतिविधियां हैं, और परियोजनाओं के माध्यम से भी वह सामाजिक सहयोग की भावना को सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सामाजिकता के गुणों को भी सिखाता है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपकी अभी भूमिका है कि आप इसका ध्यान रखते हुए ही शिक्षण कार्य करें। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में बच्चा आ रहा है और वह भोजपुरी भाषा ही बोल पा रहा है, प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पा रहा है, आप उससे हिंदी खड़ी भाषा में बोलने लगेंगे तो वह घबरा सकता है पहली बार में। तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप उसकी ही भाषा में उससे बात करें। यही कारण है कि हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी सरकारों के द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभिक रूप से दी जाए। तो ये उसकी जो सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बच्चा अपने घर और समाज से एक अलग भाषा, संस्कृति, मूल्य और अनुभव लेकर विद्यालय में आता है, और शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए, तभी अधिगम बेहतर होगा और समावेशी बनेगा। जैसे देखिए, एक बच्चा गाँव से आ रहा है और उसकी मातृभाषा भोजपुरी, यदि शिक्षक कक्षा में भोजपुरी उदाहरणों से समझाए तो बच्चा जल्दी समझेगा और आत्मविश्वास महसूस करेगा। किसी कक्षा में कुछ बच्चे त्योहारों के गीत जानते हैं, शिक्षक संगीत या भाषा अध्ययन में इन्हें शामिल करके सांस्कृतिक विविधता को भी मान्यता दे सकते हैं। यदि कक्षा में आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं तो उनके लोक कथाओं या जीवन शैली से उदाहरण देकर भी उनके जुड़ाव का उनसे अनुभव कराया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, अधिगम से आशय है ज्ञान और पहचान दोनों, और एक शिक्षक के रूप में आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे को ज्ञान भी मिले और उसकी पहचान भी मिले। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और जोड़ की अवधारणा से बच्चों को परिचित करा रहे हैं। बच्चे पहले जोड़ नहीं जानते थे, आपने उन्हें जोड़ के बारे में सिखाया। कुछ समय के बाद जब बच्चे सीख चुके होंगे तो वापस से जब आप जोड़ उन बच्चों को लगाने के लिए देंगे तो वही बच्चे कहेंगे, सर यह बहुत आसान है, हमें कुछ और पढ़ाइए, यह तो मुझे आता है। ये बच्चों ने कहा। तो बच्चे जो पहले शायद जोड़ नहीं जानते थे, आपके पढ़ाने के बाद जोड़ सीख चुके हैं, और अब वे अपने आप को पहचान भी चुके हैं कि हमें जोड़ आता है। आप उन बच्चों से पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या आता है, तो बच्चे बताते सर मुझे 2 अंक का गुणा आता है, भाग आता है। तो वह बच्चा अपने आप को पहचान रहा है। बताइए, पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है? वह आपको अपने बारे में बता रहा है। तो यही तो है उस बच्चे की पहचान और ज्ञान के साथ, और इन्हीं दोनों को मिलाएंगे तो फिर यही हुआ अधिगम। तो विद्यालय केवल ज्ञान देने का स्थान नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व और उसके पहचान निर्माण का केंद्र भी है। ये सिर्फ शैक्षिक रूप से नहीं हो सकता है। अगर बच्चा गाना गाने में बहुत निपुण है, आप उसकी मदद कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो बहुत एक्सपर्ट हो जा रहा है, फिर उसे एहसास हो जा रहा है कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ या अपनी भूमिका को अदा कर सकता हूँ, चाहे वो गाना गाने में हो, नाटक करने में हो या दौड़ में हो। आपने उस बच्चे का दौड़ कराया, उसने भाग लिया, आप एक्टिव रहे, आपने उसका हेल्प किया और बच्चा ये आप जान चुका है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, है ना। तो आपकी भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय में बच्चे सीखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और दूसरों से कैसे जुड़ सकता हूँ। इसमें शिक्षक बच्चे की राय को सुनते और सम्मान देते हैं तो बच्चा अपने आप को महत्वपूर्ण मानता है और यह आत्म पहचान
का हिस्सा है, अपने आप को बच्चा पहचान रहा है। विज्ञान या कला प्रतियोगिता में भाग लेकर बच्चा अपनी रुचि और क्षमता को पहचानता है। समूहगत प्रोजेक्ट में सहयोग करना सीखकर वह सामाजिक पहचान विकसित करता है। इस प्रकार विद्यालय अधिगम के साथ साथ जो बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण है उसमें भी मतलब एक प्रकार से माध्यम बनता है। विद्यालय में अधिगम प्रक्रिया में सबसे प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक ही होते हैं। आइए इसे भी हम देखते हैं, शिक्षक और विद्यालय परिषद की भूमिका क्या है। शिक्षक विद्यालय अधिगम के सबसे प्रमुख मार्गदर्शक होते हैं। यदि वे बच्चों की भाषा, संस्कृति और अनुभवों का सम्मान करते हुए पढ़ाएं तो सीखने का वातावरण भी अधिक प्रभावी बनता है। इसे इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में आते हैं तो बनारस की संस्कृति की चर्चा करेंगे अपने भाषणों में, आपने देखा होगा। अगर गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा का प्रयोग करेंगे वहां से। अगर बनारस में आएंगे तो गंगा जी का जिक्र करेंगे। अगर बिहार में जाएंगे तो बिहारी भोजपुरी भाषा उनसे बिहारियों की जो संस्कृति है उसकी चर्चा करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां की वेशभूषा को पहनने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि लोग अधिक कनेक्ट होते हैं जिस इस प्रकार से। तो यही काम अगर शिक्षक भी करें, अपने बच्चों की जो संस्कृति है, जो उनकी बातचीत करने की शैली है, उसको स्वयं अगर शिक्षक धारण करेंगे तो बच्चे और बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं। अगर शिक्षक अगर किसी बच्चे की मातृभाषा में कुछ शब्द सीख कर संवाद करें तो बच्चा सहज महसूस करता है। आपने हाल ही में देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी छठ की जो बधाई दी है वह कुछ हद तक भोजपुरी भाषा में दी है। तो इससे जो अधिगम की प्रक्रिया है, समझने की लोगों की प्रक्रिया है, वह और बेहतर होगी। तो इसको आप इतना बेहतर तरीके से ऐसे ही इन लोगों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। विद्यालय में विभिन्न त्यौहार है, लोक कला है। दीपावली के एक दिन पहले ही बच्चे एक्साइटमेंट में रहते हैं। होली के एक दिन पहले ही जब छुट्टी होने वाली तो बच्चे रंग लेकर तैयार रहते हैं सर जी के ऊपर या आपस में ही खेलने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी बेहतर होगा बच्चों के लिए भी। उन्हें अपनी संस्कृति दिखाने का अवसर मिलता है। वेशभूषा दिवस, लोक कला इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। दीवार चार्ट, नोटिस बोर्ड या गतिविधियां स्थानीय विषयों पर आधारित है, जैसे मेरे गांव का पेड़, हमारे यहाँ का त्यौहार, तो बच्चा अपनी पहचान से जुड़ा होता है। जो हमारे यहाँ बिग बुक वगैरह मिलती है सरकारों के द्वारा, वो भी हमारे परिवेश से जुड़ी हुई आपने देखा होगा। इससे जो सीखने की प्रक्रिया है बच्चों के लिए आसान हो जाती है। सीखने का वातावरण देखिए तभी सफल होगा जब वह सक्रिय, सहभागितापूर्ण और अनुभव आधारित हो। ऐसे वातावरण में बच्चा केवल सुनता नहीं बल्कि करके सीखता है, यानी कि यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग ही होना चाहिए। जैसे गणित सिखाने में केवल सूत्र न पढ़ाकर शिक्षक बच्चों से माप, जैसे मान लीजिए कि आप कमरे में घन और घन आप पढ़ा रहे हैं और उसी में आपने उदाहरण के रूप में उस कमरे के बारे में ही पूछ दिया कि बताओ बेटा ये कमरा कैसा है, तो अब बच्चा उसको और बेहतर तरीके से अनुभव कर रहा है, देख रहा है कि ये घनाभ है कि घन है, तो वह उसको बेहतर तरीके से समझेगा। अब आप बच्चों को आयत की और वर्ग की धारणा बता रहे हैं और फिर उन्हीं बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ बच्चा कहीं आयत तुमको अगल बगल दिख रहा है, तो आपने एक उदाहरण दे दिया कि चलो देखो बोर्ड है। उसके बाद दूसरा उदाहरण बच्चा खुद बताएगा कि सर दरवाजा है, खिड़की है, उसमें वो फिर पंखे को बताएगा। फिर आप उसको करेक्ट करेंगे, नहीं पंखा तो आयत के जैसा नहीं है, पंखा देखो गोल है तो वृत्त के जैसा है, तो गोल और क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त जैसा कुछ और बताओ तो सिक्का बताएगा। इस प्रकार से बच्चे का जो आप उसको कनेक्ट करेंगे आसपास की चीजों से, तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से अधिगम प्रक्रिया में शामिल होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए गणित सिखाने में केवल सूत्र न पढ़ाकर शिक्षक बच्चों से माप जो कराए, जैसे कक्षा की लंबाई मापे, खेल की परिधि निकाले। पर्यावरण में बच्चों को स्कूल के बगीचे में जाकर पौधे पहचानने को कहें। भाषा अध्ययन में बच्चों से निबंध लिखवाने के बजाय कहानी सुनाना, संवाद अभिनय कराना आदि अधिक प्रभावी होता है। इस तरह का जो वातावरण रचनात्मक और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। इन सब के बावजूद भी हमारे विद्यालय अधिगम में भी कुछ चुनौतियां हैं। देखिए सभी बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है, तो एक सा पाठ्यक्रम सब पर समान प्रभाव नहीं डाल सकता। पहली बात तो ये है। दूसरा यह कि भाषा अंतर बच्चे की समझ में एक प्रमुख बाधा है। भाषा का अंतर, लैंग्वेज गैप, कुछ बच्चे आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं। यह है कि अगर शिक्षक केवल रटने पर आधारित पद्धति अपनाएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव का उपयोग नहीं हो पाता। जैसे अगर किसी बच्ची की मातृभाषा हिंदी नहीं है बल्कि बघेली है और शिक्षक केवल हिंदी में पढ़ाते हैं तो बच्ची अपने आप को कमजोर समझ लेगी। इस स्थिति में जो शिक्षक हैं उनको दो भाषिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो निष्कर्ष या अंत में हम ये कहेंगे कि विद्यालय बच्चों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संवाद का जीवंत केंद्र है। यहाँ शिक्षक, सहपाठी और वातावरण मिलकर बच्चे को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि सोचने, निर्णय लेने और अपनी पहचान बनाने की क्षमता भी विकसित करते हैं। जब विद्यालय में बच्चों की भाषा, संस्कृति और अनुभवों को मान्यता दी जाती है तो अधिगम समावेशी होता है, सार्थक होता है और
जीवन उपयोगी बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी 2 और जो बचा हुआ है उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।